सो ये 4 रेजिस्टेंस हो गए आपके यहाँ पे, है ना, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। R1, R2, R3 एंड R4 ये ऐसे आर्म पे लगे, यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है, जैसे यहां से करंट आई आया, तो इधर से मान लो I1 चला गया, नीचे से कितना आ गया, I2 आ गया, ठीक है। तो इफ ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज जब बैलेंस होता बेटा तो बी पॉइंट की पोटेंशियल और डी पॉइंट की पोटेंशियल कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। और उस कंडीशन में यहां से गैल्वेनोमीटर से जो करंट आता वो आता ही नहीं है करंट, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट है, मान लो यहाँ पे करंट I2 प्लस IG और वापिस यहाँ पे I आ जाता बैटरी से। तो ब्रिज जब बैलेंस होता है, इंपॉर्टेंट यही है इस पर, जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये 2 पॉइंट की पोटेंशियल, बी पॉइंट और डी पॉइंट की पोटेंशियल कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। इन 2 पॉइंट की पोटेंशियल सेम। दूसरा, गैल्वेनोमीटर से अगर पोटेंशियल सेम है तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ पे ये इंप्लाइज करके बना लेता हूं मैं, तीनों कंडीशन एक साथ लेता हूँ, कोई भी सेटिस्फाई अगर होती है तो ये आएगा, ध्यान देना। पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी, यहाँ पे फिर डबल इंप्लाइज का साइन, गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा नहीं, IG इज इक्वल्स टू 0, या फिर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रिज बैलेंस है ना, क्या बोलेंगे हम कि ब्रिज बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस है तो ये वाला रेजिस्टेंस इसका कोई काम नहीं है। इस कंडीशन में आप इस सर्किट को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ये ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इस सर्किट को, ठीक है। ये ऐसा हमने रिप्लेस कर दिया। ऊपर से थोड़ा बोर्ड शाइन कर रहा है सर, R2, R3, R4 पूरा बोर्ड शाइन कर रहा है। एक मिनट, ज्यादा लाइट हो गया क्या? अब ठीक है सर? अभी ठीक है, ओके। तो उस कंडीशन में ये जो सर्किट बना है बेटा, इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, इसको हटा दो यहाँ पर से। अब ये 2 रेजिस्टेंस कैसे हो गए यहाँ पे सीरीज में, और ये 2 रेजिस्टेंस कैसे हो गए यहाँ पे सीरीज में, और उसके बाद इनका रिजल्टेंट कैसा बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। ये EMF है यहाँ पे या फिर बैटरी है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये पूरे सर्किट को आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो कि भाई ये पूरा सर्किट कैसा है, इस तरह से, ये ऐसा बन गया पूरा सर्किट यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बात, जब ब्रिज बैलेंस होता है ना, तो जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है और बैटरी, इनकी पोजीशन को भी आप क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, यहाँ पे एक नोट का हम लोग पॉइंट लिखेंगे, when bridge is balanced, then position of galvanometer and battery can be interchanged, इनको आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। बैटरी की पोजीशन और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख, मैंने डबल इंप्लाइज का साइन लगाया, मतलब ये कंडीशन है तो भी ये और ये वैलिड है, या ये अकेला वैलिड है तो ये कंडीशन वैलिड है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ब्रिज बैलेंस है, ठीक है। सर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को कैसे रिप्लेस कर सकते, मतलब एक्सचेंज कर सकते सर? तो उससे बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे ये सर्किट ऐसा बना ना, यहाँ पे बैटरी लगा दो और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब जैसे ये 4 ओम है, हाँ, ये 8 ओम है, और ये मान लो यहाँ पे 3 ओम है, और ये कितने ओम हो गया, यहाँ पे 6 ओम हो गया। अब यहाँ पे जैसे गैल्वेनोमीटर 50 ओम का है, तो देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6 बराबर आ रहा है कि नहीं रेशियो? यस सर।
है ना। तो ये रेशियो ऐसे सेटिस्फाई होने चाहिए। ये एग्जांपल के फॉर्म पे लिखा मैंने कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ऐसा सेटिस्फाई होना चाहिए। या फिर R1 अपॉन R3 भी चलेगा यहाँ पे, ऐसा भी चल जाएगा, और R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 ऐसा भी चलेगा। R1 अपॉन R3 और R2 अपॉन R4 ऐसा भी चलेगा, तब भी हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये ब्रिज बैलेंस है। समझ गए? हाँ सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? ओके सर। अब इसमें देखो कुछ और सर्किट होते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे बनते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने सर्किट। नंबर 2, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप के जो सर्किट होते हैं ना, ये इस तरह से बन जाते हैं आपके। ये सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला रहेगा। ठीक है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, लेकिन कंडीशन अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ये ऐसा सर्किट बना है या फिर इस तरह से भी बना है। ये ऐसा, तो ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे हो गया R1, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया R5, ये हो गया यहाँ पे R3, ये हो गया यहाँ पे बी और सी के बीच में, ये पॉइंट हो गया सी, R2, और डी और सी के बीच में R4। तो ऐसा भी अगर बना है तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। मतलब इसको आप इस तरह से इमेजिन कर लो। देखो ए और बी के बीच में कौन सा कनेक्टेड, देख ए और बी के बीच में R1, बी और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R5, ए और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R3, डी और सी के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, R4। तो ऐसा सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। ठीक है, समझ गए? या फिर ये ऐसा सर जो, पहले सर्किट में R5 में से तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। हाँ रुक तो जा, अभी कंडीशन तो बनाना पड़ेगा पहले। अभी मैं ये सब नेटवर्क बना दे रहा हूँ, इन सभी को आपको ऐसे ही इमेजिन करना है। अगर इस तरह के सर्किट आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये R5, R1, R2, R3, R4, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब लेकिन इनमें ना सभी में कंडीशन है। कंडीशन ये है कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होना चाहिए। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, किसी में भी, ये सब आइडेंटिकल सर्किट है ये। तो अगर ऐसा है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है बीच वाला, इन दिस केस R5 is useless इन सर्किट। ये सर्किट में यूजलेस हो जाएगा, और अगर यूजलेस हो जाएगा तो फिर हम सर्किट को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा R1 और R2 सीरीज में, और फिर R3 और R4 कैसा हो गया, सीरीज में, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फिर पैरेलल हो जाएंगे। समझ गए इनका रिजल्टेंट? समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, उसके बाद ये हो जाएंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम इन सभी को कैसा लिख सकते हैं, तभी इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर ये दो सीरीज, सीरीज का तो पता ही कि कैसे करते फिर हम लोग, है ना। दोनों को ऐड कर दो और फिर उसके बाद रिजल्टेंट क्या आता है। हाँ, उसके बाद जैसे देख, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये मान लो 20 ओम है ना। तो ये 4, ये 8, ये 3 और ये 6। तो अभी ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे आपके सीरीज में। तो सीरीज का रिजल्टेंट कितना हो गया, 12 ओम,
और ये नीचे कितना हो गया 9 ओम। अब ये दोनों कैसे आ गए फिर से, अब यहाँ पे पैरेलल, पैरेलल का पता है ना कैसे करते हैं, समझ गए कि नहीं? 1/12 + 1/9। यस, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है, समझ गया बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 3 पे हम लोग। मीटर ब्रिज, अभी पेज नंबर 3, मीटर ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये मीटर ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। देखे कि नहीं मीटर ब्रिज? यस सर, देखा है सर। हाँ, देखा है सर मीटर ब्रिज। देखा मीटर ब्रिज। ये दिख रहा है ऐसा? दिख रहा सर। है ना, ये दिख इस रहा। तरह का होता है डिवाइस ये। ये जॉकी बोलते हैं जिसको, अपन स्लाइडिंग वायर होता है जिसको मूव करवाते हैं, ठीक है। ये जो यस वायर सर। दिख रहा है ना इसमें, ये कौन से मटेरियल का होता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीनम मटेरियल का। कौन सा कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है सर। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीनम मटेरियल? कांस्टेंटम क्या बोला सर? कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन और या फिर मैग्नीनम। मैग्नीनम मटेरियल। हाँ, तो इसकी खास बात ये होती है कि इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका लो रहता है, ठीक है, जिससे यस सर। ज्यादा देर तक करंट फ्लो होने पे, गर्म होने पर भी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बदलता है। समझ गए कि नहीं? ये मतलब रेजिस्टेंस मतलब वेरी नहीं करता इसका। हाँ, वायर का रेजिस्टेंस नहीं बदलता गर्म होने पर भी, है ना, ठीक है, समझ गए? अभी देख इसमें दो गैप बने, ये देखिए दो गैप है बीच में, इधर एक हाँ। लेफ्ट गैप है और एक राइट गैप है ना। फिर ये गैल्वोमीटर लगा, ये स्लाइडिंग वायर हो गया है, फिर ये कनेक्शन है, बैटरी है, ये सब है कनेक्शन। तो अभी मैं बताता हूँ, पर ये डायग्राम दिखाना, ये एक्चुअल डायग्राम है, देख सकते हो, है ना। हाँ सर। ये एक्चुअल डायग्राम हो गया, रेजिस्टेंस, गैल्वोमीटर, जॉकी। तो एक 1 मीटर लेंथ का इसमें वायर लगा होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीनम मटेरियल का, ठीक है, समझ गए? यस सर। वैसे ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये? इस प्रिंसिपल पे मीटर ब्रिज, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। हाँ, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। अच्छा, किस काम का है ये बताओ जरा, काम क्या है इसका, यूजेस क्या क्या है? यूजेस टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नहीं, हाँ, गैल्वोमीटर का रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं इससे, कोई अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अपन, है ना, या रेसिस्टिविटी को भी मेजर कर सकते हैं, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, ये हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिवाइस यहाँ पे मैं बना देता हूं ऐसा, ये वायर हो गया यहाँ पे, दिस इज ए एंड सी। ये मान लो दो गैप है यहाँ पे, बराबर है, ये दो गैप हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस को कहीं पर भी लगा दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किस पे लगाना है, किसी भी गैप में लगा दिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये अननोन वायर लगा दिए, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो दूसरा एंड है यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स से स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है।
समझ गए कि नहीं? फिर यहाँ Yes, पे sir. कनेक्शन हमने पूरा कर दिया, बैटरी लगा दिए और यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिए और की लगा दिए भैया। ठीक है, की को क्लोज करोगे। इसके अलावा यहाँ पे फिर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है और स्लाइडिंग वायर है। ठीक है, तो ब्रिज कब बैलेंस होगा? ये कितनी मीटर लेंथ का रहता है? 1 मीटर। तो जैसे यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये मीटर ब्रिज वायर है। दिस इज मीटर ब्रिज वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। ठीक है, 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। कौन से मटेरियल का होता है? कॉन्स्टेंटन और मैंगानीनम। ठीक है, मैंगानीनम मटेरियल का ये रहता है। समझ गए कि नहीं? एंड Yes, sir. समझ गए सर. यहां से यहां तक अगर L है तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, सीधा सीधा। अभी मान लो ये अननोन वायर है, इसका रेजिस्टेंस सपोज कितना है? ऐसे। तो ये हो गया अननोन वायर, इसका रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीनम के लिए क्या रहता बेटा? इसकी रेसिस्टिविटी रो इज हाई। रो मतलब रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। ये क्या होता है? हाई होता है। एंड इसके लिए अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कैसा रहता है? लो रहता है, जिससे ज्यादा देर तक करंट फ्लो होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, नहीं बदलता। ठीक है, तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है भाई? व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज इज बैलेंस, ये स्लाइडिंग वायर को इसके ऊपर लगाते हैं। Null point डिटेक्ट होता है. हाँ, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाएगा नहीं, और जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाएगा नहीं तो हम बोलेंगे कि यार ये ब्रिज बैलेंस हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे बी, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया डी। देख व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ऐसे आ रहा था, ए से बी, बी से सी, ए से डी और डी से सी और बी से डी, है ना, एक रेजिस्टेंस लगा। बिल्कुल वैसे ही हो गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, Yes, sir. है ना। अगर आप इसका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट बनाओगे इसी से, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे ये लगा दिए हमने एस, यहाँ पे हमने लगा दिए रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे क्या आ गया एल, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या हो गया 100 माइनस एल वाला रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ गया गैल्वेनोमीटर। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. समझ गए सर. एंड डी। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ये बिल्कुल वैसे ही आ गया यहाँ पे, हो गया सर क्लियर. तो बिल्कुल जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कहानी बिल्कुल वैसे ही है। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये कंडीशन आती है, और ऐसे केस में S डिवाइडेड बाय R, R मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स का R है, इक्वल्स टू किसके बराबर? L अपॉन 100 माइनस L लिख देते सीधा सीधा। तो ये अननोन रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। अच्छा, ये वायर की ना यहाँ पर का रेजिस्टेंस जानना जरूरी नहीं, सिर्फ लेंथ में काम हो जाता है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस मान ले R3 है और इधर का कितना है? R4 है। तो R3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? इट इज रो इनटू L डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और R4 की वो कट जाते सर, जब डिवाइड करते तो कट जाते हो. हाँ, इसलिए 100 माइनस L अपॉन A बराबर है। तो जब इसको डिवाइड करोगे R3 अपॉन R4 तो रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट जाएंगे। तो ये वायर कैसा होना चाहिए? ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहना चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म भी अगर रहेगा ना तब भी बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन फिर ये फार्मूला वैलिड नहीं रहेंगे। यहाँ पे ये R का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही हो गया, देख लो, है ना। S अपॉन R डिवाइडेड बाय L अपॉन 100 माइनस L। तो अच्छा, अगर मान लो हम इनको इंटरचेंज कर दें आपस में, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ ले लें लेफ्ट गैप में, ये कौन सा गैप है? ये लेफ्ट गैप है, और ये कौन सा गैप है? राइट गैप है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? यस सर. अगर रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। फिर फार्मूले में क्या आएगा? R अपॉन S इक्वल्स टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। समझ गए? तो क्वेश्चन सॉल्व करते, नल पॉइंट चेंज हो जाता सर, है ना सर, ऐसा करने पर? हाँ, नल पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो बस ये देखना है।
अच्छा, वायर का अगर थिकनेस बदलते हो तो बैलेंस पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 1 मिलीमीटर थिकनेस का वायर है, अगर 2 मिलीमीटर थिकनेस का वायर भी ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला। समझ गए कि नहीं? सर अगर से हमने मतलब रेजिस्टेंसेस एक्सचेंज कर दिए सर, तो नल पॉइंट चेंज होगा तो अपन मेजर कैसे करेंगे सर फिर? बिल्कुल कर लोगे ना, इसको यहाँ पे ले ले, इसको यहाँ पे ले ले, फिर से इसको मूव करा के देखोगे, जहां पे जीरो आएगा वो पॉइंट मेजर कर लेना, फार्मूला यही रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा है तो एल डैश और इधर का 100 माइनस एल डैश। सर तो फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट देंगे ना सर, मेंशन करेंगे ना? हाँ मेंशन करेंगे, या फिर ऐसा बोल देगा कि ये वाले गैप में ये और ये है तो नल पॉइंट यहाँ मिल रहा है, अगर आपस में बदल दोगे तो न्यू पोजीशन कहाँ पे आएगी। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये मेंशन करता है फिर वो क्या डेटा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए? ले लिया सर। ओके, अब इसमें जैसे पेज नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से 50 ओम अपन ने निकाल लिया है, और ये वाली जो लेंथ आ रही है 30 सेंटीमीटर पे आ रही है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, निकल जाएगा कि नहीं? सो देयरफॉर एस अपॉन आर इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। एस की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू कितनी है 50 ओम है, और ये हो गया 30 सेंटीमीटर अपॉन कितना हो गया बेटा 70। तो एस की वैल्यू 3/7 इंटू 50, 150/7 ओम के आ गया इसका अननोन रेजिस्टेंस आ गया। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए सर। समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए सर। हाँ, और अगर मान लो अभी यहाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अभी इस पेज का। ले लिया सर। अब अगर मान लो हम लोग इंटरचेंज कर दें कि भाई यहाँ पे क्या लगा दें, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दें, जैसे क्वेश्चन ये हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ये यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, अननोन रेजिस्टेंस ले लिए। तो अब ये बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नया बैलेंस पॉइंट कहाँ पे मिलेगा अभी, तो ये एल डैश 100 में एस की वैल्यू पता चल गई प्रीवियस उससे 50/7, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 ओम। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइडेड बाय एस इक्वल्स टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना 50, ये वैल्यू 50/7 इक्वल्स टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। 50 कैंसिल, ये हो गया ऊपर 7 एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 700 माइनस 7 एल डैश इक्वल्स टू एल डैश, तो ये आंसर हो गया 700 इक्वल्स टू 8 एल डैश। एल डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई 700/8। कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 87.5। कितना 87.5 सेंटीमीटर, किधर तक आ जाएगा ऐसा? समझ गए क्या? समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए सर। हाँ, इस तरह से कर लेना। क्लियर हो गया अभी? यस सर। मीटर ब्रिज, ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका भी जल्दी से। ले लिया सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं अभी हम लोग। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर भी इसी तरह का डिवाइस है, देखे हो कि नहीं सर पोटेंशियोमीटर? केल्विन्स मीटर ब्रिज सर। हाँ बेटा, केल्विन्स मीटर ब्रिज। ऐसा ही है बेटा, उसमें जहां पे गैप होता है ना वहां पे क्या लगा दिया जाता है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है ना, एक बार बुक से देख लेना। वो ठीक है? इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है ना सर? हाँ, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, एक बार बुक में देख लेना उसको, है ना, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है।
नेक्स्ट है फिर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये किस काम में आता है बताओ जरा। पोटेंशियोमीटर किसी बैटरी का पोटेंशियल वगैरह निकालना होगा तो पोटेंशियल। बैटरी की ईएमएफ निकालने के लिए इसका यूज होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका यूज होता है, और इसका यूज करते हैं दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है। हाँ सर। पोटेंशियोमीटर ये भी ना, ये इस तरह का बॉक्स रहता है। ये दिख रहा है। हाँ सर। ये बैटरी एलिमेंटर है, ये गैल्वेनोमीटर ये है। देखिए यहाँ पे वायर लगा हुआ है इसमें 10 मीटर। अपन लोग ऐसे वायर नहीं करेंगे, अपन लोग सीधा सीधा करेंगे। ठीक है। ये देख यहाँ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रियोस्टेट। तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था सर ये पूरा। ओके ओके। ये 10 मीटर लेंथ का वायर रहता है लगभग यहाँ पे। 10 मीटर का रहता है सर इसमें। हाँ 10 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं। कम का भी ले सकते हो, बट अगर ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो मतलब ज्यादा एक्यूरेट चाहिए वैल्यूज। हाँ ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो लगभग 10 मीटर लेंथ का वायर लेते हैं। ठीक है। और वायर को आप 10 मीटर ले नहीं सकते, इसलिए फोल्ड कर दिए है ना, लपेटे ले लिए। हाँ ठीक है। ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसको सीधा सीधा ले लेते हैं। प्राइमरी सर्किट समझ लेते पहले हम लोग इसका। ठीक है। प्राइमरी सर्किट हम लोग समझ लेते हैं सीधा सीधा। देख प्राइमरी सर्किट में ये रहता है ऐसा कि ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया ए से लेकर बी तक, बराबर है। अब ये मान लो कहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ आपका बॉक्स के ऊपर। ऐसा ये बॉक्स बना दिया अपन ने, समझ गए कि नहीं। यस सर। ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया जो कि बॉक्स में आपने लगा दिए, और यहाँ पे क्या बनी हुई है, स्केल बनी हुई है ऐसी। ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर वायर भी कौन से मटेरियल का रहता है, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नीनम मटेरियल का रहता है, ये भी समझ गए। यस सर। ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब प्राइमरी सर्किट में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बैटरी लेते हैं। मान लो इसकी ईएमएफ 20 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज 2 ओम है। फिर यहाँ पे रियोस्टेट ले ली हमने, ये सपोज हमने 8 ओम यहाँ पे लगा दिया है ना। और जो वायर है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर, वायर ए बी, ये 10 मीटर लेंथ का है, और इसका रेजिस्टेंस सपोज 40 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। कितने ओम का है, 40 ओम का। 10 मीटर लेंथ और 40 ओम इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। समझ गए कि नहीं। यस सर। तो मैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए ऐसे सिंबल ले लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता, सीधा वायर ही रहता है। रेजिस्टेंस भी वायर सर रहता है। रेजिस्टेंस क्यों लगाते सर सर्किट में। करंट को कंट्रोल करने के लिए बेटा। ठीक है। सर पर हम जो बैटरी यूज करते वो तो कांस्टेंट पोटेंशियल ही देता ना सर। ये ना, ये स्टैंडर्ड बैटरी होती है, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अगर मान लो लगत में पूरे लगा के बता देता हूँ, इसको हटा दोगे तो ये रहेगा, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमको बेसिकली ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ये इस सर्किट का करंट जा रहा है यहाँ पे आई नॉट, तो आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर बताया था, ईएमएफ अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ये हो गया आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर एच, और ईएमएफ कितनी हो गई यहाँ पे 20 वोल्ट।
डिवाइडेड बाय 40 + 2 + 8, मतलब कितना हो गया ये यहाँ पे ओवरऑल 20/50, मतलब 0.4 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, VA माइनस VB इज I0 into R, एंड इट विल बी 0.4 into कितना 40 वोल्ट। तो ये कितने वोल्ट का आ गया यहाँ पे, 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। समझ गए। अब एक और टर्म हमको बताना है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक और टर्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यस, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो ये हो गया 16 वोल्ट और टोटल लेंथ कितनी इसकी 10 मीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 1.6 वोल्ट पर मीटर, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। मतलब यहां से यहां तक जैसे जैसे चलोगे हर एक मीटर चलने पे पोटेंशियल में कितनी की कमी आती जाएगी, 1.6 वोल्ट की कमी आती जाएगी। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब इसका जो यूज है, जैसे अगर हमें किसी सेल की ईएमएफ निकालना है, तो यहां पर से वो सेल हमने लिए, इसकी ईएमएफ हमें नहीं पता, ये अननोन ईएमएफ है इस सेल की, हमें नहीं पता कितनी है। तो यहां पर से हम क्या लेंगे, गैल्वेनोमीटर लेंगे। ठीक है, ये सेल के दो टर्मिनल हो गए, और यहां से स्लाइडिंग वायर लेते हैं, ये कहां पे आके डी पॉइंट पे आके, इसमें से करंट नहीं जाता है, जीरो करंट आ रहा है। और ये वाली लेंथ यहाँ पे मान लो कितनी मीटर आ रही है, यहाँ पे ये लेंथ सपोज 4 मीटर आती है। समझ गए कि नहीं? 4 मीटर में गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देता है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा कि इसकी ईएमएफ K इंटू एल। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना है 1.6 वोल्ट पर मीटर। लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे 4 मीटर, ये कट गया। कितने वोल्ट का आ गया ये, इसकी ईएमएफ 6.4 वोल्ट की इसकी ईएमएफ है, ये पता चल गई। तो अननोन सेल की ईएमएफ इस तरह से डायरेक्ट क्या हो गई, यहाँ पे मेजर हो गई। समझ गए? हाँ सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि भैया इसकी ईएमएफ इनके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने वोल्ट का, 16 वोल्ट। तो अगर इस सेल की ईएमएफ 16 वोल्ट से ज्यादा, तो जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, पोलैरिटी ध्यान रखना, अगर ये प्लस टर्मिनल यहाँ पे आया है, तो इसका प्लस टर्मिनल भी यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा पलट के नहीं लगाना, अगर पलट के लगा दोगे तो जीरो डिफ्लेक्शन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का। हाँ सर। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अब दो सेल की ईएमएफ को अगर कंपेयर करना है, तो दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक और सेल लगा देते हैं। जैसे दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो ये मैं सर्किट में मिटा देता हूँ, पेज नंबर 7। दो सेल की ईएमएफ को अगर कंपेयर करना, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये लिया हमने, इसकी ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2। यहाँ पे ना एक 3-वे की लेते हैं, ये गैल्वेनोमीटर। पहले मान लो जब हमने ये स्विच को क्लोज किया 1 और 2 को, और इसको ओपन रहने दिए हमने, समझ गए? तो 1 और 3 को जब क्लोज करोगे और जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा, मान लो L1 मिल रहा 4 मीटर पे, है ना? तो 1 और 3 को क्लोज करने पे जीरो डिफ्लेक्शन कहां पे आ रहा है, L1 इक्वल्स टू 4 मीटर पे आ रहा है, जहां पे गैल्वेनोमीटर करंट जीरो दे रहा है। तो बेटा E1 की वैल्यू हो जाएगी KL1, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब कौन से स्विच को क्लोज कर देना, हमको 2 और 3 को क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको ओपन कर दिए और 2 और 3 को क्लोज कर दिए, तो ये वाला कोई काम का नहीं है। तो फिर जो बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है, ये किसी दूसरी जगह पे आ रहा, मान लो ये यहाँ कहीं पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है, ये L2। ठीक है, तो L2 की वैल्यू मान लो कितनी आ रही, 6 मीटर आ रही है। कब आ रही है, जब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। सो देयरफॉर E2 विल बी K into L2, इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। तो दोनों सेल की ईएमएफ का जो रेशियो है, ये कंपेयर हो गया, यहाँ पे इट इज 4/6 या 2/3। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया सर। समझ गए? तो ये हाँ दोनों सर। सेल की ईएमएफ यहाँ पे कंपेयर हो गई। क्लियर हो गया? हाँ सर। कोई डाउट इस पे? नो सर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ओके, पेज नंबर 8 पे आते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, पेज नंबर 8 पे। इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी यही सर्किट यूज किया जाता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है उसमें। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी यही सर्किट यूज करते हैं। ये सेल हो गया, इसकी ईएमएफ है ई, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पे की लगाते हैं, 1 2 और 3। पहले 1 2 को क्लोज करते, मतलब ऑन कर देते हैं, एंड 3 इज ओपन, 2 and 3 इज ओपन, सॉरी 1 और 3 को क्लोज रखते हैं, एंड 2 3 कैसा रहता है, ओपन रहने देते हैं। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ कहीं पे दे रहा है, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो IG की वैल्यू जीरो कहाँ पे आती है, L1 इक्वल्स टू मान लो 6 मीटर लेंथ पे आती है। तो बेटा EMF इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, K L1 के बराबर हो जाएगा। इट इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन ये आती है कि 1 2 3 तीनों स्विच को क्लोज कर देते, मतलब कुछ भी ओपन नहीं रहने देते। तो जब यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं रहने दोगे तो जीरो डिफ्लेक्शन किसी दूसरी जगह पे मिलता है D डैश पे। जब तीनों को ओपन कर दिए और IG इक्वल्स टू 0 है, तो जो L2 बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है ये सपोज 4 मीटर लेंथ पे आ रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, इट इज K L2। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बताया था मैंने, EMF अपॉन V माइनस 1 इंटू R के बराबर। समझ गए कि नहीं, यहाँ पर का रेजिस्टेंस, हाँ ये फार्मूला हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स का ये फार्मूला हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स है ना सर। हाँ, R नॉट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ का रेजिस्टेंस है, डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट हो जाती है। समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अगर हम यही डेटा लेते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने 20 ओम का बाहर निकाला है, और ये वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो L1 की वैल्यू है 6 बाई 4 माइनस 1 इंटू कितना हो गया 20। समझ गए। यस सर। ये इस तरह से क्या निकल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या, ले लिया सर। नेक्स्ट है फिर कन्वर्जन, अभी है ना, कन्वर्जन। पेज नंबर 9। गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्जन और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, दोनों साथ में बता देता हूं, ठीक है। यस सर। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनेगा और वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, ठीक है। देख, गैल्वेनोमीटर करंट सेंसिटिव डिवाइस है, अगर ज्यादा करंट आपने उससे सप्लाई कर दिया तो उसकी कॉइल उड़ जाएगी या जल जाएगी, कॉमन लैंग्वेज में। तो ज्यादा करंट डायरेक्ट उससे नहीं जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, संट रेजिस्टेंस बोलते हैं। संट करना मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना। तो गैल्वेनोमीटर से तो जितनी क्षमता उसकी उतना दे दो मैक्सिमम, तो बाकी का जो करंट है वो कहां से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा। समझ गए कि नहीं, बाईपास हो जाएगा। IG की अमाउंट कितनी रहेंगी सर, IG का अमाउंट। IG का अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना लेना है ना। सर अभी आपने बोला ना सर, गैल्वेनोमीटर को जितना चाहिए उतना IG को दे देंगे। IG के लिए लिखा रहता है कि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, या फिर इसकी करंट सेंसिटिविटी दी रहती है कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन इतना करंट जा रहा है और इसमें 10 डिवीजन है, वो डेटा दिया रहता है। ठीक है, हाँ सर। तो अब इसमें देख, अब इसके क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB आप कहीं से भी कैलकुलेट करो, IG इंटू G, या फिर नीचे से जो करंट जा रहा है I माइनस IG इंटू संट रेजिस्टेंस बराबर है। तो संट रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, इट विल बी गिवन बाय
IG माइनस G, ये शंट रेजिस्टेंस आ गया डायरेक्ट। और ये इतना पूरा जो डिवाइस है, ये इतना पूरा जो डिवाइस होता है ना, ये अमीटर बन जाता है यहाँ पे। दिस इज द अमीटर। ये इतना पूरा बेटा अमीटर बन गया यहाँ पे, ए से लेकर बी तक का। समझ गए कि नहीं? सर मतलब गैल्वेनोमीटर इस कंडीशन में एमीटर जैसे काम करेगा। हाँ, गैल्वेनोमीटर अमीटर जैसे काम करेगा। इतना पूरा डिवाइस अब ये अमीटर बन गया। और अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? अब इसका रेजिस्टेंस हो गया RA, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, ये अमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। क्योंकि अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते करंट मेजर करने के लिए, तो खुद कोई भी करंट ये नहीं खींचना चाहिए, इसलिए आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, खुद कोई करंट नहीं खींचना चाहिए। करंट कब नहीं खींचेगा? जब इसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा। वोल्ट मीटर में इसको क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसके एमीटर सर क्या मेजर करता सर? अमीटर मेजर करता करंट, और गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। फिर दोनों में फर्क क्या रहेगा सर? फर्क यह है कि गैल्वेनोमीटर मान लो माइक्रो एम्पियर का करंट पढ़ लेता है, और उसमें से तुम 10 एम्पियर का करंट दे दोगे तो उसकी कॉइल जल जाएगी। उतना ज्यादा क्षमता नहीं है उसमें करंट सहने की। मतलब कम अमाउंट में करंट मेजर करना होगा तो गैल्वेनोमीटर, नहीं तो वो गैल्वेनोमीटर। और ज्यादा अमाउंट में करंट मेजर करवाना है तो फिर एमीटर, अमीटर चाहिए। ठीक है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिए हमने। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई हम लोग क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे वोल्ट मीटर में। तो इतना जो पूरा पोर्शन है ये वोल्ट मीटर बन गया यहाँ पे, ए से लेकर बी तक। तो यहां से तो करंट कितना जाएगा? IG करंट ही जाएगा। तो बेटा ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेजर करना होता है, इट विल बी गिवन बाय IG इंटू G प्लस RH। समझ गए कि नहीं? एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो गया? इट इज गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस RH। और आइडियल वोल्ट मीटर अगर हम लोग बोलें, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट होना चाहिए, ताकि वहां से कुछ भी करंट फ्लो ना हो। ठीक है सर। हाँ। अगर से RV इंफिनिटी ले लिया सर, तो करंट पास कैसे होगा सर? क्योंकि वो तो डायरेक्टली उससे बॉन्डेड है सर। मतलब एक्चुअल में जो हम लोग एक्चुअल में वोल्ट मीटर लेते हैं वो आइडियल नहीं होते, आपको आइडियल सोचना है। तो ठीक है, ऐसे ही अमीटर भी आइडियल थोड़ी होगा कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। हाँ, मतलब इंफिनिटी नहीं चलेगा उसका रेजिस्टेंस। नहीं रहेगा, लेकिन आइडियल है तो बोलेंगे कि यहाँ इसका इंफिनिटी। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कुछ नहीं बोला है तो हम उसको आइडियल ही मानेंगे। ठीक है। हाँ सर। ऐसे ही अमीटर का रेजिस्टेंस कुछ नहीं बोला तो आइडियल मानना, मतलब 0 मान लेना है। और नॉन आइडियल है तो ये कैलकुलेशन करना फिर हमको। ठीक है, हाँ सर। समझ गए? बस मतलब सर सेकंड कंडीशन में फिर गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर जैसे काम करेंगे सर? हाँ, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर जैसे काम करेगा। मैं इसका ना जो कैलकुलेशन वाला वीडियो है जो टारगेट बैच में पढ़ाया मैंने, वो तुम लोगों के ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है। अपलोड कर दिया क्या सर आपने वो? हाँ, ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन वो टारगेट के हिसाब से था, क्रैश कोर्स के हिसाब से नहीं था। तो मैं उसको तुम्हारे इसी वीडियो के साथ में इसके बाद में अपलोड कर दूंगा, तो पूरा देख लेना। बहुत डिटेल में है वो, शार्पली डिटेल में है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे ऊपर कुछ आएगा नहीं ना सर एग्जाम में? हाँ, इससे ऊपर नहीं आता, लेकिन उसको देख लेना एक बार, है ना? यस सर, देखेंगे। जितना समझता उतना समझेंगे उसमें से। ओके बेटा, पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा समझ जाओगे। मेरे को लगा कि वो जेई लेवल का बताया क्या आपने? नहीं, जेई लेवल का तो है उसमें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग नहीं समझ पाओगे, उसमें बहुत धीरे धीरे पढ़ाया मैंने, है ना? ठीक है। ओके सर। अगर उसको कर लोगे तो फिर तुम्हारे कोई क्वेश्चन बचेंगे नहीं उसमें। ठीक है बेटा।